Good morning, children. So once again, we are meeting in revision lecture number 12 of 9th chapter. What is the title of chapter? Fundamental rights, fundamental duties, and directive principles of state policy. Right? Now see, in lecture number 11, I explained you about what is meant by human rights. Right? I have also explained you about what is meant by fundamental rights that we have studied. What are human rights, what are fundamental rights, and on so on. In this lecture, we are supposed to study other two topics, that is called fundamental duties and directive principles of state policy. Now let us see, children. As we are given fundamental rights, we are also given some fundamental duties which we are supposed to follow. Barabar? Because as you know, rights and duties are two coins with one side. One coin with two sides, sorry, I repeat. One coin with two sides. अगर हमारे पास राइट है तो ड्यूटी भी होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी राइट ड्यूटी को एलिमिनेट करके नहीं मिल सकते और कोई भी ड्यूटी राइट के बिना आपको नहीं दी जा सकती. इसीलिए राइट एंड ड्यूटी इज वन कॉइन विद टू साइड्स. तो हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो पढ़ा, हमारे ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ा. तो ये हमारा है, ये हम कर सकते, वो कर सकते, ऐसा है, ऐसा है. तो ये मैंने सब कुछ आपको बताया. तो इसमें हम अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा सकते हैं अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज. दैट इज पेज नंबर 68. राइट? आई विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 68. What is my title? Fundamental duties. Okay, children, let us see. The people of India were more aware of their rights and duties since ancient times. Right? Just as a citizen, we are given fundamental rights. Various fundamental duties are also given in our Constitution by Amendment 1976. Right? Amendment 1976. इसके तहत हमको कई सारी जिम्मेदारियां अलॉट की गई है और वो जिम्मेदारी को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको अमेंडमेंट के तहत 1976 में हमको दिया गया था. अंडरलाइन दिस डेट. The fundamental duty aims to inculcate love for nation, national integrity, various high ideals and values of awareness as a citizen. हम अपने राष्ट्र के प्रति, हम अपने देश के प्रति क्या कर सकते हैं? क्योंकि सबको मालूम है सर्वोच्च पद पे क्या होता है हमारे जीवन में, किसी भी इंसान की जिंदगी में सर्वोच्च पद पे उसका देश होता है. देशभक्ति को दिखाने वाली चीज नहीं है. जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा के देशभक्ति नहीं दिखाई जा सकती. राइट? किसी को क्रिटिसाइज करके हम देशभक्त नहीं बन सकते. ये सब दिखावा है. देशभक्ति अंदर से होती है, जिसको जुनून बोलते हैं, जिसको गुजराती में हम देशदाज बोलते हैं. कई सारे ऐसे देश हैं दुनिया में, आज भी टिके हुए हैं, कई मुसीबतों का सामना करते हुए. मान लो मिडिल ईस्ट में इजराइल की बात आप कर लो. इजराइल बिल्कुल छोटा सा राष्ट्र है, छोटा सा राष्ट्र, और उसके आसपास सारे अरबिक कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट.
population of more than 37 to 38 crores. ईरान है, इराक है, जॉर्डन है, सीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, सऊदी है, कुवैत है, अरब अमीरात है, सब है। लेकिन आज भी इजराइल अपनी देशभक्ति के लिए पहचाना चाहता है। आज भी इजराइल इतनी ही खुमारी से खड़ा है। इन सब के बीच कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, कई सारी तकलीफें हैं, लेकिन सबसे पहले देश, उसके बाद कुछ भी। और वही जुनून से, वही पैशन से आज भी ये छोटा सा देश है, लेकिन मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज उससे डरती है। वो लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, बड़े बड़े कंट्रीज हैं, आपस में कई लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन वो इजराइल को छंछेड़ने की भूल कभी नहीं करते, क्योंकि उसको मालूम है इजराइल को अगर जगाया गया तो कयामत आएगी। इसलिए उसको कुछ नहीं बोलने का, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट है, लेकिन उधर जो उसके सिटीजन्स है उसमें देश भावना, देशराज है, क्योंकि हमारे अस्तित्व का सवाल है। इजराइल की बस्ती बिल्कुल छोटी सी है, तो भी गुरूर से, आत्मसम्मान से इन सारे अरब कंट्रीज के बीच आज भी बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि उसके सिटीजन्स अपनी एक फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करते हैं। उधर फंडामेंटल राइट्स कम यूज होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज ज्यादा होती है, क्योंकि ये देश की इज्जत का सवाल है। ऐसा समझ में? आप इजराइल के बारे में कुछ ढूंढो, पढ़ो, ढेर सारी माहिती नेट पे है। आप उसकी मोसाद के बारे में पढ़ो, वर्ल्ड की मोस्ट इंटेलिजेंट स्पाइंग एजेंसी। हमारी सीबीआई, रॉ तो कुछ नहीं है, उससे कई गुना बढ़िया मोसाद है। अमेरिका की एफबीआई और सीआई भी उसके पास कुछ नहीं कह रहे। ऐसे मोसाद का कामकाज होता है। क्यों? पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैले हुए मोसाद के लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग एक ही काम करते हैं कि हमारा देश किसी भी हालत में अखंड रहना चाहिए, हमारा देश किसी भी हालत में झुकना नहीं चाहिए। तो ये जो है वो एक हर एक सिटीजन की भावना होती है। हम हमारा नेशनल एंथम चलता है, हम खड़े रह जाते हैं, नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करते हैं, तो ये क्या सब बताते हैं? ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। हम हमारा नेशनल एम्ब्लेम का अपमान नहीं कर सकते, एंथम का अपमान नहीं कर सकते, फ्लैग का अपमान नहीं कर सकते। I समझ में? Because as a citizen we must know all these things. We cannot be ignorant in laws. कानून के तहत ऐसे नहीं बोले भाई मेरे से भूल हो गई, मेरे को माफ कर दो, मेरे को पता नहीं था, मैं अपने राष्ट्रध्वज का मैंने अपमान किया। हम ऐसा कुछ बहानाबाजी उधर नहीं कर सकते। सबको पता चलना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स यूज करते तो फंडामेंटल ड्यूटीज का भी आपको नॉलेज होना जरूरी है। इसे इग्नोर नहीं कर सकते। Right? Every citizen of India should contribute towards the protection of national unity, integrity, and sovereignty, so that there remains peace, security, communal harmony, and accord. Accord means principles. Right? The fundamental duties are given on the first page of textbook. Right? आप अपनी कोई भी किताब पढ़ लो, कोई भी टेक्स्ट ढूंढ लो, उधर फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई होती है, और जिसका पालन हर एक नागरिक को हर एक तरह से हर एक वक्त करना चाहिए।
Number 1, to abide means follow, by the constitution and respect the ideals of institution. सरकार की इज्जत करनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करनी चाहिए. The national flag and national anthem. हर वक्त हमारे राष्ट्रध्वज को हम सलामी देते हैं, नेशनल एंथम का मान रखते हैं, खड़े रह जाते हैं अटेंशन की पोजीशन में. हमारी तो अभी एक ट्रेंड चला है, हर एक बात में जय हिंद बोला जा रहा है. वो कोई गुनाह तो नहीं है. कई सारे जगह पे ऐसे बोले भारत माता की जय, तो हमारा ड्यूटी है. जय हिंद बोलना कोई गुनाह नहीं है, वो हमारी ड्यूटी है. अगर मैं बोलूं जय हिंद या मैं बोलूं भारत माता की जय, तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया. मैंने अपने देश के प्रति अपना दायित्व निभाया है, दिखाया है. I have respect for my country. I समझो. Second, to cherish and follow the noble ideas which inspire the national struggle. जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, मैंने आपको सारी स्ट्रगल पढ़ाई है. कौन से वक्त क्या हुआ था, कई साल, जब तक हिंदुस्तान आज़ाद रहेगा, जब तक हिंदुस्तान का इतिहास रहेगा, ये सारी बातें आती रहेगी, ताकि आने वाली पीढ़ियों दर पीढ़ी सबको पता चले कि हिंदुस्तान में उस वक्त क्या क्या हुआ था. और हमारे जो थे, महात्मा गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, चंद्रशेखर आजाद थे. सबने अपनी मातृभूमि के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया. ये सब अमर कथाएं हैं और इसको हम बार बार दोहराते हैं. हमारी फ्रीडम स्ट्रगल की जगह को हम नेशनल मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर किए हैं. मान लो दांडी का बीच है, साबरमती आश्रम है, बारडोली का घर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, पोरबंदर का घर है, तो उसको हमने नेशनल म्यूजियम बनाया है, ताकि आने वाली नस्लों को पता चल सके कि इधर हमारे भाग्य विधाता, हमारे देश के विधाता इधर जन्म लेके अपने देश को आज़ादी दिलवाई. राइट. थर्ड, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of a nation. किसी भी हालत में हिंदुस्तान झुकना नहीं चाहिए. किसी भी हालत में तिरंगा कभी नीचा नहीं आना चाहिए. वो हमारी नेम होती है अंदर से, एक हमारा एक थिंकिंग होता है कि मैं अपने देश के प्रति क्या कर सकता हूँ. ऐसे मुझे to defend the country and render the national service when called upon. देश के लिए कुर्बान होना सबसे सौभाग्य की बात है. हम देखते हैं, सुनते हैं रोज, सरहद के अंदर लाखों मौत होती है रोज, लेकिन जब सरहद पे एक मौत होती है, उस मौत को शहादत बोलते हैं. और सबसे बढ़िया मौत शहीद की होती है. राइट. पूरा देश उसको रिस्पेक्ट देता है, पूरा देश उसका मान सम्मान करता है. क्यों? कि वो शहादत है. देश के लिए वो लोग अपनी जान भी गंवा दिए, लेकिन अपनी मातृभूमि को गुलाम नहीं होने दिया. राइट. जब नेशनल फेस्टिवल्स आते हैं, इलेक्शंस आते हैं, तो 1962 में लता मंगेशकर ने वो गीत गाया था जवाहरलाल नेहरू के सामने, जब हमारी चाइना से वॉर हुई थी. 1962 का वो गीत था. तकरीबन आज उसको 58 साल हो गए, फिर भी आज वो गीत सुनते वक्त हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. एक एक शब्द आप देख लो. उस वक्त लता मंगेशकर ने जो गाया था, ए मेरे वतन के लोगों, एक एक शब्द आप देख लो. राइट. दैट इज द पैशन ऑफ इंडिया.
और इसीलिए हमारा हिंदुस्तान कभी किसी का मोहताज नहीं बन सकता। किसी ऐसी देश भावना है हमारे में, ऐसे समझ में। एनसीसी की सर्विस, नेवी की सर्विस, आर्मी, right? Also, to promote the harmony and spirit of common brotherhood among the people, transcending religion, linguistic and regional diversities, and to renounce the derogatory practice for dignity of women. जाति पाति भाषा का भेदभाव भूल के हम इंडियंस बन के खड़े रहने का है। और सबसे बड़ी बात है स्त्रियों की इज्जत करना। We should not derogate the opposite sex, that is called ladies. Equality देना, मान सम्मान देना, वो भी हमको सिखाया जाता है। That is a part of our fundamental duty. Right? To value and preserve the rich heritage and composite culture. 10th में आप पढ़ोगे, सबसे बढ़िया कल्चर हमारे हिंदुस्तानी कल्चर है, सबसे बढ़िया। और उसकी वो धरोहर को संभालने के लिए हम जो करते हैं वो सदियों तक कायम रहेगा और उसको करना भी पड़ेगा। To protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers and wildlife, and have compassion towards the living creatures. सबके प्रति संभाव होना चाहिए, सबके प्रति आदर होना चाहिए। आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, बराबर है। 8th, to develop the scientific temper, humanism and spirit of equality in the reforms, right? मानवता का धर्म होना चाहिए, right? To safeguard public property and give up violence. जो हमारी धरोहर है, हमारी नेशनल प्रॉपर्टी है, दंगे फसाद में तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए और उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसे संभालना चाहिए क्योंकि वो हमारी धरोहर है। एक बार वो खत्म हो जाती है, टूट फूट जाती है, तो उसको हम रिस्टोर नहीं कर सकते। रिस्टोर कर सकते लेकिन जो मूलभूत रूप में जो है वो तो हम नहीं कर सकते, इसलिए उसको संभालना पड़ेगा, राइट? To strive towards the excellence of all spheres of individual and collective activity so that nation constantly rise higher for achievement. हमेशा देश की भलाई के बारे में सोचना पड़ेगा, ऐसा कुछ। So that was the points. Now underline. 6th January is celebrated as Fundamental Duty Days. All of these duties, some duties are backed by law. A person violating it can be sentenced. ये सारी जो ड्यूटी है, तो कई ड्यूटीज में लॉ का प्रावधान है। अगर ये ड्यूटी आप नहीं निभाते हो तो आपको सजा मिलेगी। मान लो नेशनल एंथम का है, नेशनल एम्बलम का है, नेशनल फ्लैग का है, अगर आप उसकी अवगणना करते हो, अपमान करते हो, तो आपको सजा मिलती है। तो दैट इज द ड्यूटीज followed by law, right? It is our duty and responsibility as a citizen to see that various social events and customs prevailing in society should be eradicated, right? निर्मल समाज का निर्माण होना चाहिए। जो एक समाज 18th सेंचुरी में था, 17th सेंचुरी में था, 19th सेंचुरी में था, वो हमने पीछे छोड़ दिया है क्योंकि 20th सेंचुरी में भारत आज़ाद हो गया था। अब तो 21st सेंचुरी है, तो इसमें कोई नात जात ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब इंसान की तरह इंसानी होना चाहिए। बिकॉज when God creates us, He doesn't make any difference in all these things. जो ईश्वर को बनाता है वो भेदभाव नहीं रखता, तो हमको किसने लाइसेंस दिया हम भेदभाव रखें? हमको किसने परमिशन दी कि हम अपने हिसाब से, अपने मन से बाइफरकेट करें, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंची जात का है, नीची जात का है? किसने आपको परमिशन दिया है? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, राइट? It should be regulated untouchability, drudgery, child labor, woman exploitation, dowry, female foeticide. Foeticide मतलब
बेटियों को मार डालना। अभी भी आज कई स्टेट्स में ऐसा घटनाएं बनती है, सामने आती है कि लड़की को वेलकम नहीं किया जाता। आज भी लड़की लड़के में भेदभाव देखा जा सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? Superstition, etc. These duties are directive, conveying the sensible and awareness among citizens. अगर ये सब मान ले तो हम अवेयर सिटीजन की माफक तहत जी सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, नया भारत का निर्माण कर सकते हैं। If all the citizen propagates the importance and utilization of these fundamental duties, the future citizen will develop a sense of nationality, national responsibility, international brotherhood, and away from exploitation and free society will be. तो ही हमारे सपनों का भारत का निर्माण हो सकता है, वरना ऐसे ही ऊंच नीच में, जात पात में, धर्म के नाम पे, दंगाई के नाम पे खत्म हो जाएंगे, वो भी बात कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इन सबसे आगे बढ़ने का तरीका है एजुकेशन, अवेयरनेस। अगर एजुकेशन आएगा समाज में तो ये सारी बुराइयां अपने आप ही एक दिन मिट जाएगी। काफी कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है, राइट? ओके, सो दिस वाज आवर फंडामेंटल duties. Now we are coming to directive principles. मतलब जो जिसको हम डेमोक्रेटिक सरकार बोलते हैं, इलेक्टेड सरकार बोलते हैं, वो इलेक्टेड सरकार कैसे चलनी चाहिए, कैसे बननी चाहिए, हमारे लिए क्या कुछ करना चाहिए, वो सब हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन चैप्टर 4 of our constitution, right? In our constitution, directive principles are given in chapter number 4. The objective of this directive principle of state policy is to guide the present and future. उसका मायना क्या है? ताकि हम हमारा भविष्य का निर्माण कर सकें, हम अपनी जिंदगी खुद संवार सकें, देश का आयोजन कर सकें और अपने भारत को बेस्ट देश बना सके, राइट? Central and state governments in the policy making of various fields related, right? The main objective of this principle is to see that any political, social, and economic justice should be available to all. इसीलिए हम चुनी हुई सरकार को बोलते हैं अपनी सरकार। सबको न्याय मिलना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल न्याय हो, सोशल न्याय हो, या इकोनॉमिक न्याय हो, और वो जिम्मेदारी सरकार पे होती है कि सब सिटीजन्स इक्वल होना चाहिए, किसी के बीच कोई तनाव नहीं होना चाहिए, किसी के बीच कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ। These fundamental principles do not provide only legal support to legal rights, but they are also used for framing and administration of laws of states as a fundamental principles. जैसे सरकार बनती है, सरकार नए कायदे कानून लाती है देश में, वो कायदे कानून सिटीजन की भलाई के लिए होते हैं, और वही भलाई आगे जाके एक अच्छा समाज की नींव रख सकती है, राइट? Dr. Ambedkar has said, to rule the regime, these principles are the foundation. बराबर, सबसे जरूरी बात है। It means an attempt is to establish political democracy in our constitution. Political democracy is incomplete without social and economical democracy. आजादी का सच्चा मतलब लोगों के समझ में आना चाहिए। If you want to be politically, we are politically free, but unless and until there doesn't prevail social and economic freedom, political freedom is totally useless. उसका कोई मायना नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता, ऐसे समझ में। The Indian Constitution have included directive principle of state policy in 4 sections of amendment, right?
the kind of country that we want to create, हमारे सपनों का देश बनना चाहिए, the kind of society which we want to construct. That vision is reflected in directive principles. Right? The directive principles are actually direction given by the Constitution to the Union and state government to adopt such policies that would help to establish the unbiased society in our country. उसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये प्रिंसिपल्स ऐसे प्रिंसिपल्स है जो सरकार को दिशा बताते हैं, हमको दिशा बताते हैं, और इसके तहत वी कैन कंस्ट्रक्ट अ हेल्दी सोसाइटी इन आवर कंट्री. आया समझ में? द प्राइमरी एम of these principles is to establish a social system based on social, economical and political justice. These principles are about the implementation of objectives and ideas presented in the preamble. Right? These principles are not included in Constitution of India. The principles do not solve legal right or legal backing for legal utilization. मतलब कानून में कोई उसका प्रावधान नहीं है कि भाई जो भी सरकार आई, जो भी शासन हुआ, उसमें सारे प्रिंसिपल्स फॉलो होना ही चाहिए, लेकिन ये होता तो बहुत अच्छा होता, ये करना पड़ता. इट इज अवर मॉरल ड्यूटी. कोई लीगल ड्यूटी नहीं है, हमारी मॉरल ड्यूटी बन जाती है. Right? These principles do not solve legal rights or legal backing for legal utilization. For proper administration of the state, these principles are channelized. उसका यूज होता है. आया समझ में? So let us see principles of economic policy. Right? अब हम पहला प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं. Principles of economic policy. For the modification of economic policy, there are certain principles given below. What should be the economic policy of our principles? Equal distribution of wealth and resource among all class for the welfare of the citizen. सबको नेशनल रिसोर्स है, उसका यूज करने में आज़ादी होनी चाहिए. सबको उस पे उसका काम करने में कोई दिक्कत आनी चाहिए नहीं. Assets and production of resource should not be distributed in certain group or sections, but it should be administered by state. That means few people cannot control the whole system of India. Right? That means power must not be centralized in the hands of few. Resource must not be centralized by some influential people. वो सबके लिए, हर एक नागरिक के लिए और हर एक पे उसका अपना हक होता है, उसमें कोई मना नहीं होता. Right? Third, equal pay for equal work for both men and women. उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. ये लेडीज है उसको कम सैलरी दो, ये जेंट्स है उसको ज़्यादा सैलरी दो. There is no discrimination. Right? Equal pay for equal work is the directive principle of state policy. गवर्नमेंट उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं ला सकती. है समझ में? Fourth, provision of good health for laborers working at the place should be created. Right? Because of financial constraint of men, women and young people working at unhygienic places or where health matters are resorted, it should not be happened. Right? कई सारी इंडस्ट्रीज लगी होती है, कई सारे काम होते हैं, तो उधर वो लोग जो काम करते हैं उसका हेल्थ का
उसके रहने का, उसको खाने पीने का प्रबंध पहले करना पड़ता है। मतलब मान लो कि आप एक इंडस्ट्री लगाते हो, आप बाहर से लेबर लाते हो, तो आपको पहले ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल करानी पड़ेगी। मान लो कि आपकी फैक्ट्री में 50 लेबर काम कर रहे हैं, तो 50 लेबर के लिए रहने का प्रबंध होना चाहिए, हाइजीनिक एटमॉस्फेयर होना चाहिए, मतलब सुवेज, ड्रेनेज और सर्विस, बराबर, क्लीन एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ताकि आप अपना दायित्व निभा सकते हो, राइट? सो that is also the part of directive principle. State should promote cooperation in administration and industrial units with laborers. आमना सामना नहीं होना चाहिए। लेबर्स बोलते मालिक हमारी बात नहीं सुनते, मालिक बोलते लेबर्स अच्छे नहीं है, तो ये कन्फ्रंटेशन में तो सबको नुकसान होगा, फाइनल देश का नुकसान होगा। There should be cooperation rather than confrontation. Understood? Protection of children against exploitation is the moral and material right of a government. Right? जो मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था, you cannot make a child below 14 years to work because it is legally prohibited. Understood? फिर भी सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर कहाँ है? इंडिया में है, मैंने आपको बोला था। So that is against the law. Government, state means government should take or consider this fact कि भाई ये नहीं होना चाहिए, अगर ये होता है तो जो ये प्रोसेस करते हैं उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, right? Relief and leave at the time of delivery should be provided to women. Workers' insurance, bonus, maternity leave, gratuity and other legal rights should be included in the policy of industries. तो ये सब होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती है उसमें सब कुछ आता है, right? To stop the slaughter of cows and other useful milk animals and to draft a data of livestock breeds like donkeys, bullocks, cows, etc. for halting a slaughter. Slaughtering of animals is legally prohibited. फिर भी हम आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, बराबर, इतने मूंगा पशु का ट्रक जब्त हुआ और टेम्पो जब्त हुआ, ऐसे कुछ पढ़ते हैं, बट इट इज ऑफिशियली बैन, बराबर। Cow is officially banned. Slaughter of cow is not permissible. Not only cow, but other animals also. These domestic animals must not be slaughtered. Right? Equal legal rights to all. Right? State should organize legal free service camps so that each and every citizen can get justice without possible financial feasibility. सबके पास तो ऐसे पैसे नहीं होते कि वो कोई बड़े वकील हायर करे या कोई कोर्ट में केस कानून लड़े। न्याय सबके लिए बराबर होता है, तो जो गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, उसके लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, फ्री लीगल एड कोर्ट में दिया जाता है जिसको हम सरकारी वकील बोलते हैं, ताकि गरीब में से गरीब सिटीजन को भी न्याय मिल सके। That is a part of directive principle. Social policy. उसमें सबसे बढ़िया एक पॉइंट है, अभी जो हमारी गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, 2-3 काम तो किए बड़े बड़े, अभी जो काम आई गई है कोरोना के बाद, तो सबसे पहला काम यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट? उस पर बहस हो चुकी है, आधा पौना वर्क भी खत्म हो चुका है, फाइनल सिस्टम कनेक्ट करना बाकी है, तो वो शायद आई थिंक इट विल बी क्लियर बाय नेक्स्ट समर, क्योंकि अभी तो सब डिस्टर्ब हो गया, वरना यही सेशन मानसून सेशन में पास होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सारे कायदे कानून एक समान, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स है और फिर हमारे समाज के भी रूल्स है, और वो रूल्स कई बार
इंडिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है। इसके लिए ये रूल है, इसके लिए वो रूल है, इसके लिए वो रूल है। जैसे नॉर्थ के स्टेट्स में देखते हैं ओनर किलिंग, आप सर्च कर लो, इट इज नॉट अ परमिसेबल एक्ट, राइट? इवन सुप्रीम कोर्ट in its decisions sometimes have mentioned it is equivalent to homicide, right? This is the word I am using. Recently, before 10 to 15 days, I have gone through a judgment of Supreme Court. Owner killing took place in Haryana, where 2 people were killed, right? And Supreme Court has given this word, it is equivalent to homicide. अगर हम किसी को जिंदगी नहीं देते तो किसी की जिंदगी लेना हमारे हक में नहीं है। इट इज नॉट अ परमिसेबल थिंग, राइट? कई समाज में ऐसा होता है। तो अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एडॉप्ट होता है पूरे देश में, तो सारे ये जो लोकल कायदे कानून है समाज के नाम पे, रीति रिवाज जो है, सारे एक जाके में खत्म हो जाएंगे, राइट? Uniform civil code should be concerned to all citizens in the country, thereby dispensing the equal justice to all should be taken into concern. Steps should be taken for social justice in state matters of marriages, divorces, adoption, juveniles, assets and properties by the states. इसमें सब में इक्वल कायदे कानून आ जाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ताकि सारे देश में सबको न्याय मिल सके, राइट? Than international policies. पंचायती राज should be established by state. इसलिए हम देखते हैं हर एक पंचायत का चुनाव होता है, राइट? इलेक्शन के तहत. With proper leadership, officers and financial aid should be provided to conduct free and fair election. उसमें भी political party आती है जाती है, right? The state should make attempt to maintain international peace, security and establish fair relation with the neighboring nation. ये हमारी पॉलिसी है, लेकिन अगर एक नेबर हमारी हरी करे तो उसका जवाब भी देना, वो भी हमारी पॉलिसी है। ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी का एक समय था कि अगर एक चाटा लगा तो दूसरा डाल दो, तो अभी समय बदल गया, एक लगा तो अब 2 लगा दो, लेकिन पहले हम नहीं करते। That is a change in some policies. Then cultural education policy. That is once again the topic which I have to repeat. Already we have gone in 11th lecture, right? Free and compulsory education to each and every child between the age group of 6 to 14 is mentioned in Constitution as a fundamental right of our children to educate since 2009. Even parents care about this right. अगर कोई पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि मेरे बच्चे को मैं नहीं पढ़ाना है, तो पेरेंट्स विल आल्सो बी समन, दे विल बी आल्सो प्रोसिक्यूटेड। तो मैं क्यों नहीं पढ़ाने का? उसका हक है पढ़ने का, ऐसा कुछ। हेल्थ पॉलिसी, पब्लिक वेलनेस एंड हाइजीन should be provided along with provision of better nutrition, food, health amenities for the people in the state. इसमें बहुत पुअर है, अभी आप देख रहे हो पेंडेमिक, ये सब बारिश की वजह से देखते हो, राइट? Prohibition of harmful drugs, harmful soft drinks and drugs should be done by state, right? Liquor, yes, it is prohibited, contraband drugs, it should not be encouraged, right? This should be further banned and will create, as it creates hazard in public, right? आप तंबाकू का कोई प्रोडक्ट देखते हो, सिगरेट का कोई बॉक्स देखते हो, तो उस पर लिखा होता है स्टैट्यूटरी वार्निंग। फिर खाओ तो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन हमने डॉक्टर को बता दिया स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, chewing tobacco causes cancer, राइट? मतलब ये सरकार की जवाबदारी में आता है, राइट? To preserve the environment with latest amendments, amendment means change, time to time change करना पड़ेगा environment के कायदा कानून, and thereby taking care of forests and natural resources and vegetations and animals. और इसके तहत आपने पढ़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बर्ड सेंचुरीज and all these things, protected area, reserved area,
जैसे ज्योग्राफी में पढ़ेगा, राइट? हाइजीनिक एनवायरनमेंट should be maintained in working areas, वो तो मैंने आपको पढ़ाया। They should have social and cultural development in time of leisure। ये बड़ी बड़ी कंपनियां देती है, छोटे वर्कर्स, छोटी कंपनियां नहीं देती है, राइट? वर्कर्स को रिक्रिएशन चाहिए, वर्कर्स को बेसिक फैसिलिटीज, एमिनिटीज चाहिए, एजुकेशन चाहिए, राइट? Thus, these principles provide guidance to the state to take lead toward establishment of equal, just and social order without any exploitation। मतलब equality among all the citizens of India, right? The directive principle shows the future of our nation। They guide us to the direction that we should go and lead our own destination। मतलब इसके तहत हम अपने भाग्य विधाता बन सकते हैं, हम अपना भाग्य का निर्माण खुद कर सकते हैं, राइट? फंडामेंटल राइट लिमिट द स्टेट लीडरशिप विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक्सटेंड द स्टेट लीडरशिप। जैसा फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज हमको दी गई है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट्स को दिया गया है कि भैया आप इलेक्टेड सरकार हो, सिलेक्टेड नहीं हो, आप इनहेरिटेड सरकार नहीं हो, आपको हमने बनाया है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब दिया गया है कि सरकार कैसे होनी चाहिए। इसीलिए तो ऐसे बोलते हैं ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। बाय द पीपल तो बन जाते हैं, लेकिन ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल नहीं बनते। वो बनाने के लिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जरूरी है समझ में। फंडामेंटल राइट्स makes the existence of democracy, while directive principles of policy frames the society into a very healthy democracy। Understood? That means एक तरह से क्लासलेस सोसाइटी का निर्माण होगा, जहाँ कोई नाच जात ऊंच नीच कुछ नहीं होगा, सब इंडियंस ही होंगे। और इसीलिए हम बोलते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट as fundamental rights and duties for citizens are given, right? So these are all the different things which we have studied, right? So what was our topic today? First of all, fundamental duties, 10 or 11, right? And then directive principles of state policy. Policy number 1, economic policy; number 2, social policy; number 3, international policy; number 4, education and cultural policy; number 4, 5th, health and hygiene policy. So with this, we are ending this title, right? Now it is your time to take your homework. Come on. Homework. Now it is question number 1. What are the fundamental duties of a citizen? Fundamental duties of a citizen. You are supposed to mention all 11, right? By making and writing them in points. Number 2, state the directive principles of state policy. State the directive principles of state policy. Right? What are the fundamental duties of a citizen?
and state the director principles of state policy. These are the two questions which you are supposed to do in homework and send to your teacher. Right? So we are ending our lecture number 12 of chapter number 9. We'll meet you in next lecture. Till then, goodbye children.